हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कविता बुंदेलखंडी खबर एरिया की संपादक और मैं लाइव आ चुकी हूँ। तो एडिटर देगी जवाब के इस लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप सब लोग जुड़ जाइए। फिर हम हर बार की तरह इस बार भी चर्चा शुरू करते हैं, सवाल जवाब शुरू करते हैं और जो आपके सवाल होंगे उनके जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। तो बस आप आइए जल्दी जल्दी और मैं थोड़ा वेट करती हूँ सबका। और आप जब जुड़ रहे हैं ना तो कुछ कुछ अगर मुझे लिख करके कमेंट करते जाएंगे तो फिर मुझे दिखता जाएगा और मैं समझ जाऊँगी कितने लोग जुड़ रहे हैं। आइए आइए जल्दी जल्दी आइए। लगता है आज सब लोग बिजी हैं क्योंकि नाग पंचमी भी है और बुंदेलखंड का तो नाग पंचमी बहुत ही फेमस त्यौहार होता है। बुंदेलखंड में आज के दिन सबके घरों में बेढ़नी बनती हैं और बेढ़नी और लपसी का मज़ा और पना का मज़ा लोग बड़े चाव से लेते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। हर घर में आज के दिन बेढ़नी बनती है, झूला भी पड़ते हैं, सावन के गीत भी गाए जाते हैं और मैं देखती हूँ कि बहुत ही जो लड़कियाँ ससुराल में होती हैं वो मायके आती हैं। बुंदेलखंड के महोबा जिला नाथ जी आए हुए थे और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से उतरे आस पास के गांव के इलाकों की भीड़ मुख्यमंत्री को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए उमड़ पड़ी और सब लोग बूढ़े बच्चे जवान महिलाएं विकलांग सब लोग ऐसे चल चल के आ रहे थे। कोई अपनी समस्या को लेकर के आ रहा था तो कोई अपनी फरियाद सुनाने के लिए आ रहा था और सबको लग रहा था कि हमारे मंत्री जी आए हैं तो जो भी उनकी शिकायतें हैं वो शामिल करेंगे और वहाँ से वो उनको हो सकता है कि आश्वासन मिले, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री कुछ कहेंगे। तो बहुत सारे लोग गए। क्योंकि हम वहाँ पर मौजूद थे तो एक तरह की जो सीन थी, इतनी ज़्यादा भीड़ की अथाह भीड़ थी और हमारे 2 रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद थे और वो पल पल की खबरें भी दे रहे थे। बहुत सारे लोग गए थे उनसे मिलने के लिए, अपनी समस्याओं को सुनाने के लिए। तो मैं वही कह रही थी और उस पर जो सवाल आया था वो मैं पढ़ रही थी। मैं सवाल को यहाँ पे दोबारा से दोहराना चाहूँगी ताकि लोग फिर से जुड़ाव महसूस कर पाए। हालांकि मैंने एक बार पढ़ दिया सवाल, लेकिन फिर से पढ़ती हूँ। तो जो सवाल भेजने वाले हैं इनका नाम है अनिल कुशवाहा और अनिल जी आप लिखते हैं, सभी की सुनते हो, कभी कभी इधर भी सुना करो, हमीरपुर की न्यूज़ बनाया करो। हमीरपुर में कितना बाढ़ का पानी से आदमी परेशान है, यहाँ तो कभी न्यूज़ ही नहीं बनाते हो। अनिल जी आपके वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपने कई बार मांग करी है कि हमीरपुर में हमारे रिपोर्टर्स हों, हम वहाँ पर भी आकर के कवरेज करें, खबर चलाएं। तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं कई बार आपके सवालों के जवाब दी हूँ और मैंने कहा है कि वहाँ पर हमारे रिपोर्टर ज़रूर से आएंगे और हम वहाँ पर रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये जो इंतज़ार की घड़ी है और ये घड़ी अब ख़त्म होने वाली है। मैं आपसे बोल रही थी कि हमारी अभी ट्रेनिंग चल रही है हमारे पत्रकारों की और जैसे ही ट्रेनिंग समाप्त हो जाती है तो हम एक पत्रकार की नियुक्ति ज़रूर से हम करेंगे हमीरपुर में और वहाँ की कवरेज भी होगी। और ऑलरेडी हम इससे पहले गए हैं, हमीरपुर की कई खबरों का कवरेज हमने किया है। इधर जब से कोरोना काल आया है तब से थोड़ा बाहर का आना जाना हमारा भी कम हुआ है क्योंकि थोड़ा जो प्रोटोकॉल था उसकी वजह से हम इतना आ जा नहीं पाए हैं। तो ज़रूर से उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे, लेकिन मेरे जहन में है ये बात कि वहाँ पर हमको एक रिपोर्टर की हायरिंग करना है तो ज़रूर से वहाँ की कवरेज हम करेंगे।
अब मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं और सवालों को पढ़ना चाहती हूँ, तब तक आप अपने सवाल भेजते रहिए। तो दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो आप सभी युवाओं को, बाकी लोगों को भी मैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ। मैं सारे युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। युवा ही हैं जो हमारे देश का भविष्य है और हम बहुत सारी उम्मीदें युवाओं से रखते हैं। इस युवा दिवस के उपलक्ष्य में हमें लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, तो हमने उनकी आवाज़ को, उनकी बात को हम सरकार तक और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या किए हैं। दोस्तों, जो मैंने इधर देखा है एक दशक से, और ख़ासकर अभी 2-3 साल से जो मैं देख रही हूँ कि हमारे देश का युवा कितना तनाव में है, कितना पीड़ित है, कितना दुखी है, क्योंकि सारे युवा बेरोज़गार हैं। बहुत मतलब जब आपके पास कोई काम नहीं होता है, जब बेरोज़गारी होती है, तो ऑलरेडी तनाव की स्थिति बन जाती है, बढ़ जाती है। और मैं बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, मेरे पड़ोसी हैं, या जब हम फील्ड में रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं, तब भी हम ऐसे युवाओं से मिलते हैं कि कितना तकलीफ़ में है, कितना दुख में है, और कितना कुछ हमारे देश का युवा करना चाहता है, लेकिन वो मौके नहीं हैं। सरकार कई बार बहुत सारी वैकेंसी को निकालती है, रोज़गार मेले लगाती है, बहुत सारे युवा भग भग के आते हैं अपने गांव से। कोई 500 रुपये कर्जा लेता है, कोई 1000 रुपये लेता है, और जो फार्म निकाले जाते हैं उनको भरने में, ऑनलाइन करने में, फीस जमा करने में, फ़ोटो कापी कराने में, फ़ोटो खिंचवाने में, इन सारी चीज़ों में वो पैसा कभी 1000, कभी 500, कभी 2-2 हज़ार रुपये भी लग जाता है। और उनको ये उम्मीद होती है कि हमको नौकरी मिलेगी। और जब रोज़गार मेले होते हैं वहाँ पर शायद लोगों से इतना भरोसा दिलाया जाता है कि आपको फ़ोन कॉल आएगा, क्योंकि बहुत सारे कंपनी के लोग भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद बंध जाती है कि हाँ कुछ होगा, लेकिन फिर होता कुछ नहीं है, और वो ठगी के शिकार ही होते हैं। न जाने कितने सारे युवा हैं जिन्होंने कितने फार्म डाले होंगे। मैं अगर अपने परिवार की बात करूं, मेरे भाइयों ने कितने सारे फार्म डाले हैं, कितना पैसा बर्बाद हुआ है, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। तो अगर आज युवा दिवस है, तो सोचने की, मंथन करने की, चिंता करने की बहुत ज़रूरत है। और जो हमने स्टोरी अपने चैनल में चलाई है, उसमें युवाओं के अपने विचार हैं, अपनी तकलीफ़ें हैं, वो क्या कहना चाहते हैं सरकार से, वो सब इसमें शामिल है। तो आप जा कर के हमारी स्टोरी आप देख सकते हैं, पब्लिश हो चुकी है। इस स्टोरी में जो सवाल आया है, सवाल भेजने वाले हैं प्लेयन वाईटी। आप लिखते हैं, समाचार प्रस्तुत करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो कोई बात नहीं, फ़ोन आ गया था। तो प्लेयन जी, आपका इतना अच्छा सवाल हमारे लिए आया है कि जो स्टोरी प्रस्तुत करने का तरीका आपको अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा कि आपने सराहा और आपने ऐसे लिखा। कई बार जब लोग कुछ अच्छा भी बोलते हैं तो सुनने वाले को तो अच्छा लगता ही है, और हमारी कोशिश भी होती है कि जो न्यूज़ है, जो लोगों की आवाज़ है, वो स्पष्ट तरीके से हम पहुंचाएं सरकार तक और समाज तक। तो आप इसी तरह से हमारे चैनल में बने रहिए। अगर ये स्टोरी आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे तो और अच्छा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे और बात को समझ पाएंगे। आप अपने सुझाव और कमेंट हमें भेजते रहिए, ताकि हम अपने चैनल को, खबरों को हम और बेहतर बना सकें। आज बिजली नहीं है ना, गर्मी बहुत ही तेज़ है, बार बार शामिल हुआ। पिछला जो एपिसोड था, आ गए रे चटोरी, जो खाना शो हमारा चलता है, उसमें हमारी चटोरियों ने कुछ नई डिश बनाने की, आप तक पेश करने की कोशिश की है। नई तो नहीं होगी, लेकिन कुछ अलग ढंग की रेसिपी थी। और ढोकला बनाने की जो रेसिपी है, वो हमारी जो चटोरी हैं अयोध्या से, उन्होंने आप सबके बीच में वो
स्टोरी दिखाने की हमने कोशिश की है, चैनल में है, और ये खबर भी लोगों को बहुत पसंद आई है। और एक जो सवाल है इसका वो मैं अभी पढ़ती हूँ। तो जो सवाल भेजने वाले हैं इनका नाम है बुंदेलखंड लाइव। लाइव जी, अगर आप थोड़ा अपना नाम भी बता दिया करें। खैर, यूट्यूब में है और हमेशा आपके कमेंट आते रहते हैं। आपने लिखा है चकली बनवाइए कभी। अरे वाह, ये चकली क्या होता है? हो सकता है मैंने खाया हो या कुछ नाम अलग हो इसका। तो मैं यही कहूँगी लाइव जी कि ज़रूर से हम चकली बनवाने की कोशिश करेंगे। हम अपनी चटोरियों से कहेंगे कि भाई आप अब चकली बनाने की रेसिपी बताइए, क्योंकि मैंने भी चकली को खाया नहीं है, पहली बार मैं सुन भी रही हूँ। तो हो सकता है कि कुछ स्पेशल रेसिपी हो, और ऑलरेडी हम इस तरह की फेमस और हटके जो चीज़ें होती हैं हम उन्हीं की रेसिपी आप तक लाते हैं, ताकि आप भी अलग अलग तरह के स्वाद को चखें और बनाएं। तो ज़रूर से मैं आपका सुझाव लेती हूँ, और ये जो आपकी बात है ये मैं अपने चटोरियों तक पहुँचा दूँगी। और बुंदेलखंड से भी जो और आप खाना चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में आपको ये लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर से जा रही हैं, जो हम पहले खाते थे वो अब नहीं हैं, गुम होती जा रही, तो अगर उनके बारे में कुछ आपको लगता है कि हम बताएं तो आप वो भी सुझाव हम भेज सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं अगली खबर पे चलती हूँ। जो आप लोगों के सुझाव हैं आप भेजते जाइए। सवाल जो हैं उनके जवाब मैं भी तत्काल में भी दे सकती हूँ अपने लाइव की चर्चा के साथ साथ में। एक खबर हमने किया था बांदा जिले से ही, नादा देव गांव है और उसका मजरा है शंकरपुरवा। ये गांव पूरी तरह से बाढ़ से घिर गया है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ से घिरे, खासकर यमुना नदी में जो बाढ़ आई है, और चिल्ला का जो इलाका है पूरी तरह से बाढ़ से घिरा हुआ है। यमुना नदी का जो पुल है चिल्ला वाला, उसके ऊपर से पानी बह रहा था। आप समझिए, जो ललौली का संपर्क मार्ग है पूरी तरह से टूट गया था। कानपुर का जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह से टूट गया था, वहाँ से साधन भी नहीं आ जा रहे थे। और ये जो मजरा है एक शंकरपुरवा, ये हर साल जब बाढ़ आती है, हर बार जब 2 साल 3 साल में जब भी बाढ़ आती है, यहाँ के लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं। शादी मदनपुर गांव है पूरी तरह से पानी से घिर गया था, डूब गया था। तो हमने वहाँ की रिपोर्टिंग करी, और जो हम 3 साल पहले की कवरेज थी और जो इस साल थी, सेम स्थिति को हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो 3 साल पहले सेम स्थिति, 3 साल के बाद भी अभी भी वही सेम स्थिति, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। और 3 साल पहले जो हमारे ज़िले में प्रशासन थी, जो हमारे ज़िले में डीएम थे, वो शंकरपुरवा में गए थे, वहाँ के लोगों से मिले थे और उनको भरोसा दिया था कि उनके लिए व्यवस्था कराई जाएगी और आने वाले समय में वो इस तरह की पीड़ा से निजात पा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और इस खबर का हमने कवरेज किया। हमने 3 साल का जो हमारे पास आकलन था, जो हमारे पास पहले की फुटेज थी, वो भी हमने पेश किया। तो ये खबर भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और काफ़ी लोगों ने उस सीन को देख कर के निंदा भी की है। इसका मैं एक सवाल आपके सामने पढ़ रही हूँ। सवाल जो भेजने वाले हैं, असल में मैं ऊपर को देख रही हूँ क्योंकि मेरे सामने लैपटॉप है और मैं मोबाइल से जुड़ी हूँ, इसलिए मैं देख देख ही सवालों को पढ़ती हूँ हूबहू, ताकि कभी ऐसा ना लगे कि मैं कोई चीज़ जोड़ रही हूँ या कुछ भी। लाइव नहीं हो रहा क्या मैं? सॉरी, क्योंकि ऐसे मैसेज मुझे आ रहा था एक, इसलिए मैं कह रही थी। हाँ सॉरी, ये कभी कभी बीच में कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें जो सवाल आया है, सवाल भेजने वाले हैं आल्हा आल्हा। ये लिखते हैं, वर्तमान सरकार तो सिर्फ मदद के नाम पर वाहवाही दे रही है, हालात कैसे हैं? आम जनता के ज़मीनी हकीकत देखने वालों से पूछो। बद से बदतर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लोगों की हर संभव मदद करें। वर्तमान सरकार सिर्फ वाहवाही करने से कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह जी, ऑलरेडी आपने बहुत कुछ बोल दिया है, तो
मेरे जवाब देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, मैं ज़रूर से कहूँगी, जो मैंने पहले भी कहा है, कि बहुत बुरी स्थिति है। और अगर सरकारें, देखिए कोई भी सरकार हो, मैं इसमें एक ही सरकार का नाम नहीं लूँगी, चूँकि वर्तमान सरकार है तो हम वर्तमान सरकार को कहेंगे। और यही नहीं है कि अभी ही 3 साल में ही बाढ़ आ रही, वो सदियों से बाढ़ आ रही, सदियों से वो मजरा या ये इलाका वहाँ पर है। और जो वहाँ के लोगों की मांग है कि जब उनके गांव डूब क्षेत्र में आते हैं तो सरकार अगर उनको उतनी ही ज़मीन कहीं ऊंचे स्थान में दिला दे, वहाँ पे वो जा कर के अपना घर बसा लें, ताकि हर साल उनको ऐसी दुर्दशा का सामना नहीं करना पड़े। छोटे छोटे बच्चों को लेके, जानवरों को लेकर के, अपनी जान को हथेली में रख करके ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो हाँ, मैं कहूँगी कि जो प्री प्लानिंग होती है, बारिश आने की पहले की जो प्लानिंग होती है, सरकार और प्रशासन अगर वैसा प्लानिंग शुरू कर दे तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक इसमें से कामयाबी मिल सकती है। लेकिन उस तरह की पहल भी नहीं है, क्योंकि लोग भूखों मर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं। जब संपर्क टूट जाता है तो फिर क्या होता है, लोग सीन देखते हैं या हम यहाँ पर बैठ कर के बात करते हैं। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए आगे आना होगा, सरकार को उनके लिए कुछ करना होगा। आश्वासन देने से, भरोसा देने से नहीं होगा। और सरकार के पहले मैं चाहूँगी कि जो ज़िले में बैठी प्रशासन है, जो गांव का प्रधान है, जो लेखपाल है, जो सचिव है, जो ऑलरेडी उस गांव का मुआयना करते हैं, उस गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो लोग इसके बारे में प्रयास करें तो ज़रूर से लोगों के लिए कुछ हो सकता है, विकास हो सकता है, उनके लिए आवास मिल सकते हैं और लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि देखिए, सुकून से ज़िंदगी सबको चाहिए। जो शहर में बैठा है, जो पक्के मकानों में बैठा है, जो महल में बैठा है, क्या उसी बस को सुकून मिलना चाहिए? जो गांव में बैठा है उसको सुकून की ज़िंदगी नहीं मिलना चाहिए? तो सबको इसके लिए आवाज़ उठानी होगी। जो लोग महलों में रह रहे हैं, जो लोग पक्के मकानों में रह रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको लेकर के आवाज़ उठाएं और समर्थन करें, ताकि गांव के लोग भी खुशहाल की ज़िंदगी जी सकें। दोस्तों, 40 साल की महिला हैं, जो माँ हैं, अगर उनके साथ में इस तरह की घिनौनी हरकतें एक मर्द कर सकता है, तो बाकी बच्चियाँ, छोटी छोटी जवान महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? हालांकि पुलिस ने इसमें कार्रवाई किया है, वो लड़का जेल चला गया है, लेकिन जो 85 साल की बूढ़ी माँ है, वो दर्द से तड़प रही हैं। वो आज मरे कि कल मरे, इस स्थिति में है। वो मौत मांग रहे हैं कि मुझे ज़िंदा नहीं रहना है। और जब हम रिपोर्टिंग के लिए गए थे, एक एक चीज़, एक एक बात हमसे खुले शब्दों में बता रही थी। और इस पे बस एक सवाल आया है और इसलिए मैं ये चर्चा करना यहाँ पे ज़रूरी समझ रही थी, इसलिए मैंने इस बात को यहाँ पे रखा है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि इस खबर को लोगों ने पसंद किया है। ऑलरेडी जब भी रेप की खबरें होती हैं तो कुछ लोग हैं जो संवेदनशीलता के नज़रिए से देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चुस्कियाँ लेने के लिए देखते हैं, और दोनों तरह के होते हैं। क्योंकि मैंने ये भी देखा कि किस तरह के सवाल जवाब और कमेंट भी आते हैं। इस माली में जो सवाल आया है, सवाल भेजने वाले हैं ब्रजमोहन गुप्ता। ब्रजमोहन जी, आप लिखते हैं, ये सब क्या हो रहा है? अब देखिए, आपने सवाल किया है, पूरी खबर आपने देखा है, फिर आप बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है मैं यहाँ पे दोबारा से नहीं बताऊंगी, और ख़बर में सब कुछ है। मैं चाहूँगी कि इस समाज के जो ठेकेदार हैं, जो पितृसत्तात्मक समाज है, जो सीना चौड़ा करके बोलता है, जो बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं सुरक्षा के नाम पर महिलाओं के, और जब भी ऐसे कोई केस आते हैं तो लड़कियों के कपड़ों पर कमेंट किए जाते हैं कि छोटे कपड़े पहनती हैं, उनकी जांघें दिखती हैं, उनके बाजू दिखते हैं। मैं इन मर्दों से पूछना चाहती हूँ कि 85 साल की बुजुर्ग माँ ने क्या छोटे कपड़े पहने थे? क्या उसकी जांघ दिख रही थी? क्या उसकी बाँह दिख रही थी? क्या कहें?
मैं वो शब्द अब नहीं यूज करना चाहती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस समाज के जो ठेकेदार हैं और जो मर्द हैं, अब इनको आगे खुद में आएँ और जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उनको रोकने के लिए चर्चा करें, आगे आएँ, लिखें और इसमें को रोकें। बहुत ज़रूरी है, शर्म आनी चाहिए। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। इतनी दुखदाई स्थिति बुंदेलखंड में बनती जा रही। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब मैं इस तरह की खबरें सुनती नहीं हूँ या हम कवरेज नहीं करते हैं। कई बार परवरिश की मैं क्या कहूँ, तो मतलब इसमें कुछ कहने के लिए नहीं है। 85 साल की बूढ़ी माँ को तड़पते जिस तरह से देखा है इस रेप के बाद में और आज मतलब कुछ भी कहने के लिए नहीं है। यही तो बोल सकती हूँ ना कि समाज के जो भी इस तरह के मर्द हैं उनको धिक्कारती हूँ मैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के और कुछ सवाल हैं जिनका मैं यहाँ पे जवाब दे सकती हूँ तो आप लिख करके भेज दीजिए, या तो मैं थोड़ा वेट करके और मैं अब लाइव को समाप्त भी करना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो दोस्तों, मैं अगर आप लोगों के सवाल नहीं हैं और अगर बाद में आपके कोई भी सवाल आते हैं इस वाले शो के बारे में तो मैं अगले एपिसोड में उनको शामिल ज़रूर से करूँगी। तो अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो आप ज़रूर से मेरे लाइव को शेयर करिएगा। और जो भी आपके मन में सवाल हैं, आपके आसपास के मुद्दे हैं, गांव के मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि चर्चा करनी चाहिए, बात करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे लिख करके भेज दीजिए। मैं हूँ ना बात करने के लिए, मैं उसमें बात उठाऊंगी। अगर आप नहीं बोल सकते हैं, आप कहीं पर नहीं लिख सकते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब में या फेसबुक में आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। मैं रिसर्च करके मैं उसकी चर्चा कर सकती हूँ, ताकि उसमें फिर आपका जुड़ाव महसूस हो सकता है और आप उसमें जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी बात हो उसकी आवाज़ को बाहर जाना ज़रूरी है। हाँ, तो बस यही कहूँगी दोस्तों। और अगर आपने अभी तक खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जा कर के कर लीजिए, ताकि हमारे हर तरह के शो, एक्सक्लूसिव खबरें और बहुत सारी चीज़ें जो रील, फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचती रहें। तो आप हमें जा कर के यूट्यूब में फॉलो करिए। हमारा ट्विटर हैंडल है खबर लहरिया के नाम से, हम फेसबुक में हैं खबर लहरिया के नाम से, और इंस्टाग्राम में हैं। तो आप हर जगह हमें फॉलो करिए और अपने सुझाव और कमेंट हमें शामिल करते रहिए और अपने इलाके की चीज़ों को भी भेजते रहिए। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करती हूँ। अब जाने के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, और अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी। और हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अक्टूबर से मैं यूट्यूब में लाइव आऊँगी, तो ये बात आप याद रखिएगा। वैसे जब लास्ट मेरा लाइव होगा फेसबुक का, मैं आप सबको बोल दूँगी, और ठीक 4 बजे फिर हम यूट्यूब लाइव में मिला करेंगे। ठीक है, तो नमस्कार सबको, और मेरे लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।